स्टार्ट करते हैं। आपके 2 खंड हैं, पहले खंड में आपके एमसीक्यू रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 1 और 2 को गद्यांश से आधारित प्रश्न है, जिसको गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एक छोटा-सा पैसेज दिया गया है और इस पैसेज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन्स है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आदि शंकराचार्य। तो ख ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपका जो है पूछा गया है, कौन से प्रदेश में जो है उनका जन्म हुआ? तो यहाँ पर आ जाएगा केरल प्रदेश है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सीधा-सीधा आंसर हो जाएगा आपका केरल प्रदेश। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गुरु नानकस्य पितुः नाम किम? तो गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर जो हो जाएगा कालू मेहता। का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 ही प्रश्न जो है आपको केवल इस गद्यांश से देने थे। अब तीसरा प्रश्न अलग था। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, वृक्षः क सलिलपानम कुर्वन्ति, यानी वृक्ष जो है सलिलपान कैसे करते हैं? तो ये पादे करते हैं, ठीक है? कैसे करते हैं? पादे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? अपने पैरों से। पादे मतलब अपने पैरों से, यानी कि अपने जड़ों से। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, पृथ्वी के कितने रत्न हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 रत्न है। तो यहाँ पे त्रीणी जो है ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। छठे क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पे आपको खालिस्तान दिया गया है, तो इस श्लोक की पंक्ति को पूर्ण करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो खालिस्तान को जब आप पूर्ण करोगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा नित्यम। अभिवादनशीलस्य नित्यम, ठीक है? तो यहाँ पर जो है नित्यम आ जाएगा। ख ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे श्लोक दिया गया है आपको, जो महाभारत में आपने पढ़ा होगा। तो ये बताया गया है कि आप जो है ये पाठ कौन से लिया गया है, बस आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये गीतामृतम से लिया गया है। तो घ ऑप्शन जो है सातवें क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है, किस नाटक में गांधी का जो हृदय परिवर्तन हुआ? तो हरिश्चंद्र नाटक जो है, ख ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पूछा गया है, नागानंदन नाटक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर जो है, सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। तो ग ऑप्शन जो है 9वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, सन्मित्रों का जो लक्षण है वो किसने कहा है? किसने कहा है? तो ये जसविंदर ने कहा है। तो ख ऑप्शन जो है 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपका उपखंड ख है। इसमें 11वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो ये प्रत्याहार के वर्ण जो आप जानते हैं अच्छी तरह से, इसमें होता है ई, ऊ, री और ल। तो यहाँ पे जो ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर। तो 12 नंबर में पूछा गया आपसे, त का उच्चारण स्थान है। तो इसका त का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो 13वां क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 13 नंबर में इसमें पूछा गया, हरीम बंदे में संधि है। तो हरीम बंदे में जो संधि दिया गया है वो हमारा है अनुस्वार संधि। ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है, नमस्ते का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा नमः प्लस ते। तो यहाँ पर जो ख ऑप्शन है फिर से करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 15 क्वेश्चन में राज्ञापद किस भक्ति एवं वचन का रूप है? तो राज्ञा शब्द में जो है तृतीय विभक्ति और एक वचन है। यहाँ पर भी ख ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से इसमें पूछा गया है, वारिणा पद का षष्ठी एक वचन रूप जो है आपको बताना है। इन ऑप्शंस में कहीं पर भी जो है इस ऑप्शन को नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो वारिणः होगा, ठीक है? वारिणः होगा तो हम लिख सकते हैं वारिणः, ये होगा इसका सही ऑप्शन, जो कि इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, नमामि रूप है। तो नमामि किसका रूप है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लोट लकार का भी नहीं है, ये लट लकार का भी नहीं है और विधि लण लकार का भी नहीं है, क्योंकि इसमें उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो इसमें से कोई नहीं, भा ऑप्शन जो है आपका 17वें का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में पूछा गया है, भवेयु रूप किस लकार का है? तो ये जो भवेयु रूप है ये आपका लकार दे रहा है विधि लिंग लकार का। तो यहाँ पर जो है घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो 19वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया आपसे, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो प्रतिदिनम में जो है आपका अव्ययी भाव समास है। और 20वां जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया आपसे, त्रिवनम त्रिभुवनम का समास विग्रह जो है क्या होगा? तो इसका होगा त्रणाया भुवनानम समारः। तो का ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एमसीक्यू के आंसर देखे। आगे चलते हैं हम बड़े प्रश्नों के खंड बी में, जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसके उत्तर देखेंगे। इसमें आपका खंड ख है, जिसमें पहले आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यहाँ पे दिया गया है। और इसमें से एक गद्यांश का जो है हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए यहाँ पर पहला गद्यांश जो है इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। इसमें आपको ये गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले हम संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित नैतिक मूल्यानि शीर्षक पाठ से जो है उद्धत है। और साथ ही साथ अनुवाद कर देंगे, नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है और नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य में त्याग, तप, विनय, सत्य और न्याय प्रियता एवं इसी प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कष्टक होता है। तो इस तरह से हम जो है इसके हिंदी रूप में इसको जो है हम लिख देंगे अनुवाद करके। अगला जो प्रश्न है, ख खंड है। इस ख खंड में से आपको फिर से आपको अनुवाद करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें से किसी एक का करना है। यहाँ पे 2 दिया गया है आपको। तो चलिए हम दूसरे का भी अनुवाद देखते हैं।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्यखंड गद्य भारती में संकलित संस्कृत भाषाएं गौरवम शीर्षक से उद्धत है या लिया गया है। अनुवाद जो है हम लिख देंगे। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण लोगों की वाणी और व्यवहार की भाषा थी। इसके विषय में यह सुना जाता है कि प्राचीन काल में कोई मनुष्य लकड़ी का बोझ अपने सिर पर रखकर लकड़ी बेचने के लिए बाजार को जा रहा था। मार्ग में राजा उसे मिला और पूछा, अरे क्या बोझ पीड़ा पहुंचा रही है? लकड़ी का बोझ ढोने वाले जो लकड़हारा था ने राजा से उसके प्रश्न के उत्तर में प्रसंग में कहा, हे राजन, बोझ पीड़ा नहीं दे रही है, जैसा बाधित पीड़ा पहुंचा रहा है। यानी कि जो बाधित है, बाधित ही है, बाधिती जो है, इसका प्रयोग जो कर रहे हैं वो पीड़ा पहुंचा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा साधारण जनों की भाषा थी। और रामायण में जब भगवान राम के प्रिय सेवक हनुमान सोने की अंगूठी को लेकर के सीता को देना चाहते हैं, तब वह सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण के समान संस्कृत वाणी बोलूंगा तो सीता मुझे रावण समझते हुए डर जाएगी। इससे भी संस्कृत का लोक व्यवहार में प्रयोग होना माना जाता है। तो इस तरह से जो है इसका अनुवाद आपको करना था, तो अनुवाद जो है आपको इसी तरह से लिखना होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का जो है सारांश हिंदी में लिखना है। तो पहला पाठ आपका कवि गुरु कालिदास, दूसरा पाठ इसमें दिया गया है विश्व कवि रविंद्र, और तीसरा दिया है मदन मोहन मालवीय। तो तीनों पाठों का जो है सारांश आपको अपने शब्दों में लिख देना है। पहला जो हमने कवि गुरु कालिदास का लिखा है, तो कवि गुरु महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनकी कीर्ति कौमुदी विदेशों तक फैली है। वे भारत के ही नहीं विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। इस महान कवि के कुल काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी समीक्षक अंततः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर उनका परिचय प्रस्तुत करते हैं। इनका मतलब एक्चुअल में कोई भी प्रमाण नहीं है कि इनका जन्म कहाँ और कब हुआ है। जन्म स्थान एवं समय जो है केवल जो है माना हुआ है, हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं। सुना जाता है कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्न थे, किंतु विडंबना यह है कि कोई विद्वान उन्हें चित्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है और कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन। तो अलग अलग जो है लोगों का अलग अलग मत है। इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ और कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। दूसरे आलोचक इन्हें उज्जैन में जन्म प्राप्त किया मानते हैं। कवि का उज्जैनी प्रेम भी इस मत की पुष्टि करता है। तो कवि का सबसे ज्यादा जो प्रेम है वो उज्जैन से ही रिलेटेड है। और कुल जो है इनका बता देंगे। कुल में जो है कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर वे ब्राह्मण कुलोत्पन्न मालूम पड़ते हैं। वे शिवोपासक थे, यानी शिव के हिसाब से, फिर भी राम के प्रति उनकी भक्ति थी। रचनाएं जो है कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम, दो महाकाव्य, मेघदूतम और ऋतु संहार, दो गीत काव्य, तथा मालविकाग्निमित्रम और विक्रम वर्षियम एवं अभिज्ञानम शकुंतलम, तीनों नाटकों की रचना की है। तो रचनाएं भी आपको लिखनी है, कुल भी लिखना है, साथ ही साथ जन्म और समय स्थान के बारे में थोड़ा सा बताना है और कवि के बारे में भी आपको बताना है। ये तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा जो है पाठ का सारांश। ठीक है, 4 नंबर तब आपको मिलेंगे। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे में आपको दिया गया है विश्व कवि रविंद्र, इनके बारे में। तो प्रसिद्ध महाकवि हैं ये, ठीक है। और श्री रविंद्र नाथ अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कवि कुल गुरु कालिदास के समान, और हिंदी साहित्य में तुलसीदास के समान वो बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि थे। इनकी मतलब जो है रविंद्र को सबसे तुलना किया गया है। उनका नाम आधुनिक भारतीय कलाकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं वरन रचनात्मकता साहित्यकार के रूप में भी विख्यात हैं। तो यहाँ पे रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी ये विख्यात हुए हैं। साथ ही साथ वैभव में जन्म, तो रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 ईस्वी को एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पास विपुल अचल संपत्ति थी। उनका जीवन नौकर चाकरों की देखभाल में बीता। खेल और स्वच्छंद विहार का समय ना मिलने से उनका मन जो है उदास रहता था। तो ये थोड़ा सा आप जन्म के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद में शिक्षा बता देंगे। रविंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर में हुई। वे घर पर गणित, विज्ञान और संस्कृत पढ़ते थे। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के ओरिएंटल सेमिनार स्कूल और नॉर्मल स्कूल में प्रवेश किया, लेकिन वहाँ अध्यापकों के स्वेच्छाचरण और सहपाठियों की हीन मनोवृत्तियों और अप्रिय स्वभावों को देखकर वहाँ उनका मन नहीं लगा और सन 1873 में पिता देवेंद्रनाथ अपने साथ हिमालय पर ले गए। वहाँ भवन के पीछे हिमाच्छिद पर्वत श्रेणियों और सामने हरे भरे खेतों को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। पिता देवेंद्रनाथ उन्हें प्रतिदिन नवीन शैली में पढ़ाते और कुछ समय बाद हिमालय से लौटकर विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। अब यहाँ पर हम बता देते हैं उनके साहित्य के धनी थे वो। तो साहित्य प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ में साहित्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी। उनके परिवार में घर पर प्रतिदिन गोष्ठियां, चित्रकला की प्रदर्शनी, नाटक, अभिनय और देश सेवा के कार्य होते रहते थे। उन्होंने अनेक कथाएं और निबंध लिख करके उनको भारतीय साधना और तत्वबोधिनी आदि पारिवारिक पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया। रचनाएं जो हैं उनकी वो हम बता देंगे। तो उन्होंने शैशव संगीत, प्रभात संगीत, शांति संगीत और नाटकों में जो है रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा और विसर्जन, राजश्री, और उसके अलावा जो है चोखर वाली, और उसके बाद में चोखेर वाली और चित्रांगदा और कोड़ी कमल ओ कमल और गीतांजलि आदि अनेक रचनाएं की। उनकी प्रतिभा कथा
कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि में समान रूप से उत्कृष्ट थी और गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके बाद जो है आपके थर्ड मालवीय, तो उनको बता देते हैं मालवीय जी का, मदन मोहन का। तो वेशभूषा बताएंगे पहले, तो गौरव वर्ण एवं कांतिमय शरीर, श्वेत वस्त्र और गले में दुपट्टा, सिर पर सफेद पगड़ी, मस्तक पर कुमकुम, मिश्रित सफेद चंदन का तिलक और सफेद उपहान मालवीय जी की भारतीय चरित्र और हृदय की निर्मलता को प्रकट करते थे। जन्म बता सकते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म जो है 1861 में 25 दिसंबर को प्रयाग के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज मालव देश के से आकर प्रयाग में रहने लगे थे, इस कारण वे मालवीय कहलाए। और शिक्षा जो है उनकी हुई थी, तो मालवीय जी की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग की एक संस्कृत पाठशाला में हुई थी। बाद में इनकी शिक्षा राजकीय हाई स्कूल और म्योर सेंट्रल कॉलेज में हुई। पारिवारिक स्थिति के प्रतिकूल होने के कारण उन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया और पर्याप्त समय बाद एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण कर कि वो उच्च न्यायालय प्रयाग में वकालत उन्होंने प्रारंभ कर दी। वकालत के बाद में थोड़ा सा हम बता सकते हैं, मालवीय जी ने विचार स्पष्ट, गंभीर और युक्ति संगत होते थे। मालवीय जी के विचार जो है स्पष्ट, गंभीर और युक्ति संगत होते थे। अंग्रेजों की आलोचना करते हुए भी ये भयभीत नहीं होते थे। थोड़े ही दिनों में इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर न्याय के क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति अर्जित कर ली और ये कभी झूठे मुकदमों की जो है पैरवी नहीं करते थे, यानी कि लड़ा नहीं करते थे। रचनात्मक कार्य के बारे में इनका बता सकते हैं हम, मालवीय जी ने राष्ट्र सेवा में लगे रह करके प्रयाग में मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास और मिंटू पार्क का निर्माण कराया। देश की उन्नति के लिए शिक्षा को विशेष साधन मानकर वाराणसी में गंगा के तट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये छात्रों को अपने प्रिय पुत्र सा मानते थे। किसी छात्र के बीमार पड़ने पर पितृत्व वात्सल्य प्रदान करते थे, यानी पिता की तरह देखभाल करते थे और संकट पड़ने पर सहायता करते थे। इसके बाद में मालवीय जी देश के असहायजनों के कष्टों को देखकर अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए महान प्रयास किए। सन 1944 ईस्वी में भारत में सांप्रदायिक झगड़े हुए जिसमें हजारों लोग मारे गए। मालवीय जी का हृदय इसको देखकर बहुत दुखी हुआ और उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनका यश आज का भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें से एक दो लाइनें आप कम करना चाहें तो कर सकते हैं, बट करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको सारांश लिखना है। इसके बाद यहाँ पे श्लोक दिया गया, इसमें से आपको श्लोक का जो है हिंदी में व्याख्या करना है किसी एक का। यहाँ पे पहला श्लोक जो है क, इसका हमने हिंदी में व्याख्या कर दिया। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद प्यूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा शीर्षक पाठ से उद्धत है और व्याख्या कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो तो वैसे ही वचन पुनः करो। मैं गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ, शरीर को नहीं, ऐसा अर्जुन ने कहा। तो इसका भावार्थी आपको मतलब क्या बताना था, सीधा सीधा हिंदी में अनुवाद है, तो हिंदी में अनुवाद जो है व्याख्या करके हिंदी में कर देना था। इसके बाद इसका ख पार्ट है, इसमें फिर हमने बता दिया है पहले संदर्भ। अगर आप संदर्भ नहीं लिखते हो तो आपके नंबर कट सकते हैं, इसलिए संदर्भ अवश्य लिखें ताकि आपका नंबर काटने का एग्जामिनर को मौका ना मिले। यहाँ पर जो है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्यूषम के गीतामृतम पाठ से उद्धत है, लिया गया है। व्याख्या श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है और न शोक करता है, न इच्छा करता है और शुभ और अशुभ पदार्थों का त्याग करने वाला और भक्ति युक्त है, मुझे वह प्रिय है। तो उन्होंने वो बताया है कि मुझे कौन सा इंसान प्रिय है। चौथा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित सुक्तियों में से किसी एक सुक्ति का हिंदी में व्याख्या करनी है। सुक्ति दी गई है किसी एक सुक्ति का, तो पहले सुक्ति ये है, तो इसकी हमने व्याख्या करी है। श्लोक का भाव है कि पृथ्वी पर वास्तविक रत्न तो जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन ही है। जल और अन्न, यहाँ पे स्पेस लगाना है, जल और अन्न से मनुष्य का जीवन चलता है तथा कवियों के सुभाषित से जीवन सुंदर बनता है। हीरे मोती आदि तो पत्थर के टुकड़े हैं, इनसे किसी का जीवन सुंदर नहीं बनता। अतः इन पत्थर के टुकड़ों को जो लोग रत्न का नाम देते हैं वो मूर्ख हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसमें पूछा जो आपका ख पाठ दिया गया उसका भी हम हिंदी में व्याख्या कर लेते हैं। इस तरह ग पाठ है उसका भी कर लेते हैं। इसका है आपका, जो सब अन्यों के वश में होता है, जो सब अन्यों के वश में होता है वह दुख है, और जो सब अपने वश में होता है, तो अन्यों का या अन्य लिख सकते हैं, अन्य, ठीक है। अन्यों में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो जो सब कुछ अन्य के वश में होता है वह दुख है, और जो आप चाहे अन्यों भी लिख सकते हैं, जो सब अपने वश में होता है वह सुख है। यही संक्षेप में सुख एवं दुख का लक्षण है। इस सुख दुख के लक्षण को संक्षेप में जान लेना चाहिए, और जिसको इसका ज्ञान हो जाता है वह इंसान हमेशा सुखी रहता है। अब ग पार्ट जो है, इसमें आपको सीधा सीधा व्याख्या कर देनी है। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो। मतलब आपसे बोला, मतलब धनंजय को ये बोला गया है कि धनंजय आसक्ति को त्याग दो और जो है सिद्धि और असिद्धि में संभाव हो करके योग में सिद्ध हुए तुम कर्म करते रहो, और यह संभाव ही योग कहलाता है। तो इसकी हमने व्याख्या कर दी। इस तरह से आपको इसका लिख देना है। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में आपको जो है एक श्लोक दिया गया है, एक नहीं दो श्लोक दिए गए हैं, और दोनों श्लोकों का जो अर्थ आपको संस्कृत में लिखना है। तो संस्कृत में आप आसानी से लिख सकते हैं। पहला जो श्लोक है इसमें क्या बोला गया है आप समझ सकते हैं इस बात को आसानी से। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से श्लोक हैं और अच्छे श्लोक हैं। तो यहाँ पर देखिए,
पहला जो है आपका श्लोक, इसमें बोला गया है सीधा-सीधा, ये बोल रहा है कि बुद्धिमान मनुष्य का समय काव्य और शास्त्रों का अध्ययन और यापन करने द्वारा आनंदपूर्ण बीतता है। परंतु परंतु जो मूर्ख जो मूर्ख व्यक्ति हैं, वो अपना समय कई प्रकार के दुर्व्यसनों और निंद्रा में और लड़ाई में व्यतीत करते हैं। तो ये है इसका हिंदी अर्थ। अगला जो पार्ट है, ख पार्ट, इसको भी देख लेते हैं। हिंदी में नहीं करना है, मैंने हिंदी में आपको बताया है, इसको आपको जो है संस्कृत में जो है इसको लिख देना है। इसका अर्थ को जैसे मैंने हिंदी में बताया, इसको संस्कृत में लिख देना है। दूसरे श्लोक का अर्थ भी आपको संस्कृत में लिखना है, जिसका हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है, जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, बड़ों का अभिवादन और सम्मान करने वाले होते हैं तथा अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी विद्या, आयु, कीर्ति और बल, इन चारों में वृद्धि होती है। तो इसको आपको संस्कृत में लिख देना है। अगला जो क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में करना है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, इसमें महात्मा गांधी की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, परिचय जो है हमने लिख दिया है, महात्मा गांधी का पूरा नाम बता करके इस तरह से हमने पूरा चीज बताया है। साथ साथ में इसमें जो भी हमें देना है, तो वो उनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी चरित्र की मुख्य विशेषताएं हम लिख देंगे। पहला जो है सत्यवादी है, उसके बाद में उपेक्षितों के नेता हैं, उसके बाद में प्रेम और एकता के अग्रदूत हैं, इसके बाद में आपका स्वदेशी के पक्षधर हैं, स्वदेशी ही मानते हैं, स्वदेशी ही इन्होंने अपनाया था, भेदभाव के विरोधी हैं, राम के परम भक्त हैं। ये सारी चीजें आप लिख दोगे पॉइंट टू पॉइंट, और जो है इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में आप कंक्लूजन निकालना चाहो, निष्कर्ष निकालना चाहो, तो आप लिख सकते हो। पर हम जो दे रहे हैं सोल्यूशन, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इसका दूसरा जो पार्ट है, उसमें भी आपको जो है परिचय देना है, और उसमें बाद में चारित्रिक विशेषताएं लिख देनी है। तो चारित्रिक विशेषताओं में जो है आपको त्याग में जीवन है, ये हो गया। मात्र पितृ भक्त है, ये आपको लिख देना है। साथ ही साथ दयालु है, ये लिख देना है। प्रभावशाली है, ये लिख देना है। और विनयशील है, ये लिख देना है। निष्कर्ष के रूप में आप एक लाइन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसका सोल्यूशन को लिखना है। तीसरे पार्ट का भी हमने कर दिया, जिसकी विशेषताएं आपको चारित्रिक विशेषताएं हमने दे दी है, जिसमें जातिवाद का पोषक है ये। इसके बाद में जो है आपका परिवर्तित विचार धारा वाला जो है इसका व्यक्तित्व है दीपक का। इसके बाद में है शिष्टाचारी है और बुद्धिमान है। ठीक है, साथ साथ में आप इसका निष्कर्ष जो है निकाल सकते हैं। इसके बाद छठा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में आपको लिखनी है। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहला और दूसरा और तीसरा तीनों प्रश्नों के उत्तर हमने संस्कृत में दे दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। उपखंड ख की बात करें तो निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देशानुसार भक्ति का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो है ये आपको जो अंडरलाइन है, इसमें आपको जो है क्या करना है, भक्ति बतानी है। तो इसमें आपकी द्वितीय भक्ति है, इसमें पंचमी भक्ति है और इसमें सप्तमी भी भक्ति है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, सातवां जो क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधा रामम जो है द्वितीय विभक्ति में है, और रामम के बाद में वृक्षाद जो है पंचमी विभक्ति है, और बाल विद्यालय इसमें सप्तमी विभक्ति है। निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय जो है आपको लिखना है। श्रुतवा में कत्वा प्रत्यय है, और गंतुम में है आपका तुमुन प्रत्यय, पठनीय में अनियर प्रत्यय, और अजा में टाप प्रत्यय है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है। तो सबसे सीता पत्रम लिखति, तो इसका होता है सीताय पत्रम लिख्यते। इसके बाद में मया गम्यते, तो अहम गच्छामि। और इसके बाद में बालकः गीताम पठति, तो बालकेन गीताम पठ्यते। तो ये हो गया वाच्य परिवर्तन। इसके बाद आते हैं हम जो है संस्कृत वाक्यों का जो है हिंदी में आपको हिंदी संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर जो आप लोग बोलते हैं, तो भवन्तः अपि वदन्ति। इसके बाद में तुम राम या हरि जाता है, तुम राम या हरि जाता है, तो त्वम राम हरि वा गच्छन्ति। इसके बाद में है आपका लड़की को पढ़ना चाहिए, यहाँ पे लड़की है तो बालिका पठते। इसके बाद में इस समय तुम कहाँ जा रहे हो, अधुना त्वम कुत्र गच्छसि। और बंदर पेड़ पर चढ़ता है, तो वानरः वृक्षोपरि आरोहति। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है, जिसमें सदाचार है, सतसंगति, राष्ट्रीयता, और साथ ही साथ में पर्यावरण और विद्या है। तो इनमें हमने बहुत सारे बता दिए। सदाचार के बारे में हमने लिख दिया है, सदाचार के पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इनमें से जरूर आता है। ठीक है, इनमें से जरूर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मोस्ट IMP है ये, और इसी चैनल पर सारे सोल्यूशन अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सब कुछ आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो सदाचार के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बारे में हमने सत्संगति के बारे में भी बताया है, तो सत्संगति के जो है शब्द आप लिख सकते हैं। कितने कितने लिखने हैं, यहाँ पे 8 शब्द, आपको 8 शब्द लिखने को बोला है इसने। 8 की जगह आप 10 लिखिए, 12 लिखिए, कोई नहीं, कम से कम 8 तो आपको लिखना ही है। एक एक शब्द जो है, एक एक लाइन वाक्य जो है 8 एक एक नंबर का होगा, तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 10 लिखे हैं, यहाँ पर हमने मिला के लिख दिया। आप चाहें तो इन सभी को एक एक लाइन में लिख सकते हैं। ये एक लाइन हो गया, ये 2 लाइन, फिर यहाँ पे तीसरा लाइन। इसके बाद में आप जो है चौथा लाइन ये बता सकते हैं, पांचवा लाइन जो है ये हो गया, छठी लाइन ये हो गई। इस तरह से सातवीं लाइन ये कर देंगे, और फिर 8वीं लाइन ये कर देंगे। तो 8 लाइन इसकी भी हो गई। इसके बाद में पर्यावरण के ऊपर हमने 12 लाइनें लिखी हैं, तो 12 लाइन जो है पर्यावरण के ऊपर जो है आप लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट विद्या के ऊपर। तो विद्या के ऊपर भी हमने यहाँ पे 10 लाइनें लिखी हुई हैं। सारी लाइनें आपको अच्छे तरीके से याद करनी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं, जो अंतिम प्रश्न रहेगा। अंतिम प्रश्न जो है आपको निम्न पदों में से किन्हीं, अब यहाँ पे दिया गया नहीं कितने पदों का जो है संस्कृत में प्रयोग करना है, तो देख लेना आपका जो है, चाहे एक बोले 2 बोले, जिस हिसाब से ये बोला है कि 2 पदों का जो है आपको यहाँ पे 2 पदों का जो है संस्कृत में जो है प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो 2 × 2 लिखा है, इसका मतलब 2 वाक्य हैं, तो कोई भी 2 कर सकते हैं। यहाँ पे सभी के लिखे गए हैं। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए साइंस यानी विज्ञान आपका जो सब्जेक्ट है, उसमें 1 से लेकर 16 चैप्टर तक जितने भी आपके चैप्टर हैं, सभी के PDF नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं।
ठीक है, पीडीएफ नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। गणेशाय का हम लिख सकते हैं श्री गणेशाय नमः। त्वम का है आपका त्वम का भी लिख सकते हो, सदा का भी लिख सकते हो, या अत्र का भी लिख सकते हो, और गच्छाम का हा भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप आसानी से इन आंसर्स को लिख सकते हो। पूरा सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया, फुल सोल्यूशन आपने देख लिया। फुल सोल्यूशन ही सभी चीज़ों का आपको दिया जा रहा है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, पढ़ना है और शेयर करना ना भूलें। शेयर अवश्य कर दें, और दूसरे विषय जो है आपके अपलोड किए जा रहे हैं चैनल पे, बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ाई करिए और अपने रिजल्ट को इंप्रूव करिए और अच्छे रिजल्ट के साथ में पास होइए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।